गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं अपने जो चैप्टर चल रहा था, पांचवा चैप्टर अपना चल रहा था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज हम उसमें बात करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस की। देखना इससे अगले वाले क्वेश्चंस क्या है। देखना क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चंस की। बात करते हैं, अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया था, अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है परिभाषा बतानी है अपने को। क्या बतानी है? परिभाषा अर्थात डेफिनेशन बतानी है। देखो परिभाषा कैसे बताएं। पहला है समांतर रेखाएं। बच्चों पहला है समांतर रेखाएं। फिर बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है लंब रेखाएं। तीसरा पूछा है रेखाखंड। ठीक है। उसके बाद में चौथा पूछा है वृत्त की त्रिज्या। और अगले वाला पूछा है पांचवा वर्ग। देखो अपनी एक्सरसाइज का नाम ही ज्यामिति है, अर्थात अपना यहां पर आकृतियों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो हम आपको इसी क्रम में आगे की ओर लेके चलते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर अपने कुछ डेफिनेशंस की, अपनी कुछ परिभाषाएं। तो बात करते हैं पहली परिभाषा क्या है। पहली है समांतर रेखाएं। तो मैं आपको विस्तार रूप से बता देता हूं कि समांतर रेखाएं क्या हैं। समांतर रेखाएं क्या है देखना ध्यान से। दो रेखाएं समांतर होंगी जब उनके बीच में अंतर जो है वो समान होता है। ठीक है। दो रेखाएं समांतर होती हैं जब जब उनके मध्य का अंतर समान हो। आपको चित्र सहित बताया जाएगा यहां पर। तो देखो समांतर रेखाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर। तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो ये इन रेखाओं के बीच में जो अंतर है वो समान है। ये रेखा कभी भी एक दूसरी रेखा से आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है। बात करते हैं आगे लंब रेखाएं। बात करते हैं लंब रेखाएं होती हैं वह रेखा जो एक दूसरी रेखा के ऊपर अध्यारोपित होती है, अर्थात दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। देखना एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात लंब रेखाएं जो हैं वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा लंब होती है, अर्थात एक रेखा को दूसरी रेखा काटेगी, लेकिन वहां पर कोण कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एक ये रेखा है, उसको दूसरी रेखा इस प्रकार से काट रही है। ठीक है। तो ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। वो लंब रेखाएं होती हैं। फिर बात करते हैं रेखाखंड की, जिसके बारे में आपको पिछली बार बता भी दिया था। जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब आपको बताया गया था क्या
कि लंब रेखाएं, जो रेखा है रेखाखंड के बारे में संबंध आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रेखाखंड देखना, रेखाखंड क्या है? रेखाखंड है रेखा का वह खंड, वह टुकड़ा जिसका एक निश्चित माप होता है। रेखा का वह एक टुकड़ा, रेखा का वह एक टुकड़ा जिसका एक निश्चित माप होता है, जिसका एक क्या होता है? निश्चित माप होता है। रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक, तो रेखा का वह एक टुकड़ा, वह एक खंड जिसका एक निश्चित मान है, वह रेखाखंड कहलाएगा। यह एक रेखाखंड हो जाएगा जहां ए और बी बिंदु हैं, जिसका एक निश्चित मान होगा, जैसे 10 सेंटीमीटर, तो यह एक रेखाखंड हो गया। रेखा के अंदर ये तीर का चिन्ह लगाते हैं, और रेखाखंड जो है उसमें ये तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसमें ये तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जो आपको पहले बताया गया था उसमें आपको यहां पर जिक्र करवाया गया कि यहां पर आपको बताया गया कि ए तथा बी दो एक निश्चित बिंदु हो जाएंगे और उनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात करते हैं आगे। आगे है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, आगे है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, आगे है वृत्त की त्रिज्या। तो देखो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु अर्थात एक स्थिर बिंदु या केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट जिसको आप बोलते हैं, एक केंद्र बिंदु जिससे अनेक चक्कर लगाने वाली परिधि, ये एक आपका सर्किल है। ठीक है, ये क्या है? आपका सर्किल है, ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, तो इस सर्किल के अंदर बच्चों यहां पर वृत्त की परिधि और वृत्त का त्रिज्या क्या है? सर्किल के मध्य एक केंद्र बिंदु होता है जिसको आप बोलते हैं सेंटर बिंदु। ठीक है, सेंटर बिंदु से जहां सेंटर बिंदु से अनेक दूरियां, सेंटर बिंदु से अनेक दूरियां, जैसे मान लो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी जो भी हैं, ये यहां पर कहलाती हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या की डेफिनेशन हो जाएगी कि केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट है वर्ग। जिस आकृति की चारों भुजाएं समान होती हैं, जिस आकृति की चारों भुजाएं समान होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण का मान, देखो 4 भुजा होती है और 4 भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर कोई ना कोई कोण बनता है जिसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि वर्ग के चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात वर्ग के प्रत्येक कोण का मान मैं यहां पे लिख दूंगा, वर्ग के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये हो गई वर्ग के बारे में डेफिनेशन या वर्ग की परिभाषा।
वर्ग की विशेषता हो गई। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। अपना क्वेश्चंस क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी हुई दो विधारणों पर विचार करना है। नीचे कुछ दो विधारणाएं दी गई हैं। तीसरे में पहला है कि ए तथा बी दो कोई बिंदु हैं, उनके मध्य सी है। आपको वहां पर बताना है, जैसे मान लो कोई दो बिंदु हैं, दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। आपको इसके बारे में बताना है। देखो जैसे यहां पर जिक्र किया गया है कि ए तथा बी कोई दो भिन्न बिंदु हैं, ठीक है, कोई भिन्न बिंदु हैं, तो यहां पर ए तथा बी कोई दो बिंदु हो गए, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब अपन बात करते हैं, अपना क्वेश्चन है कि ए तथा बी है, ए तथा बी दो बिंदु है और उनके मध्य सी है। ए तथा बी दो के मध्य बिंदु विद्यमान, कौन सा बिंदु सी? तो हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, अर्थात सी मध्य बिंदु। तो इस प्रकार आपको यहां पर बताना है कि ए तथा बी दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं, उनके मध्य अगर सी बिंदु है तो उनके ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, अगर मध्य बिंदु है तो। इस प्रकार आपको 3 के में करना है। फिर बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में क्या है? यदि दो बिंदु ए और बी के बीच सी विद्यमान है। बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं, ए तथा बी के मध्य बिंदु सी है, जिससे बन गया ए सी बराबर बी सी। ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? ये बात हमें दी गई है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये हमें सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखो किस तरीके से करते हैं। हमें दिए गए हैं कोई दो बिंदु हैं ए बी तथा ए सी। ए बी बिंदु है ए और बी और उनके मध्य है एक बिंदु सी। तो अपन प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है कि ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर बी सी। दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर दोनों पक्षों में ए सी जोड़ देंगे। आपको बता दूं कि जब आप दोनों पक्षों में समान अंक या समान अचर पद या फिर जो भी मान आप जोड़ते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं इधर लिख दूंगा ए सी प्लस ए सी और इधर आ जाएगा बी सी प्लस ए सी। तो देखो अपना आ गया है ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। अब हम बात करते हैं कि ए सी और ए सी जोड़ेंगे तो 2 ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। अब आपको बता दूं कि बी सी में ए सी, जब आप बी सी में ये ए सी जोड़ोगे तो पूरी ए बी बन जाएगी। ए बी के दो टुकड़े हैं ए सी और बी सी। अब जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो पूरी रेखा बन जाएगी ए बी। तो पूरी रेखा बन गई। यहां पर तो आ गया 2 ए सी, यहां पर आ गया ए बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें ए सी का मान निकालना है तो ए बी के बट्टे में 2 चला जाएगा, अर्थात ए सी बराबर 1/2 ए बी। और ये सवाल था अपना और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी के साथ में अपना एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न
4 में, मतलब 4 से संबंधित ही है। और पूछा है, क्या पूछा देखना, क्या पूछा है कि एक रेखा है, ठीक है, जिसके बिंदु हो गए ए बी। अब हमने ले लिया एक बिंदु, इसका मध्य सी था, एक बिंदु डी और ले लिया। तो हमें यह बताना है क्या इसका मध्य बिंदु एक ही होता है या 2 होते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है ए बी का मध्य बिंदु सी है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु सी दिया गया है और हमें यह पूछा गया है क्या डी भी हो सकता है क्या। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी का मध्य बिंदु सी तथा डी दोनों होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी का मध्य बिंदु सी ए तथा डी दोनों होंगे क्या, ये हमें बात प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो अब इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अब क्या है, क्वेश्चन है अपना सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि यहां पर मध्य बिंदु इसका ये है या नहीं। बात करते हैं, अगर C मध्य बिंदु है, अगर C मध्य बिंदु है, ये हमें दिया गया है, तो अपन यहां पे लिख लेंगे कि AC बराबर BC, AC बराबर BC हो जाएगा। दोनों पक्षों में देखो क्या हो गया, AC बराबर BC हो गया है। अब देखो AD बराबर BD, अगर मध्य बिंदु ये लेते हैं तो हो जाएगा AD बराबर BD हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसको लिख दूंगा AD माइनस AC बराबर, इसको लिख दूंगा BD माइनस CD। AD में से AC, AD में से जब आप AC घटाओगे तो क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा। और जब BD में से जब CD घटाओगे आप, BD में से CD घटाओगे तो माइनस का CD बच जाएगा। इधर आ जाएंगे, माइनस का CD या माइनस का, दोनों संख्या जो हैं वो किसकी हैं, माइनस की हैं। तो CD प्लस CD बराबर क्या बच गया, 0। कितना आ गया, 2DC। CD को आप DC लिख सकते हैं बराबर 0, अर्थात DC बराबर क्या आ गया है, 0। कहने का मतलब इनका मान है वो 0 आ गया, DC अर्थात CD। मैं बात करूं DC या CD, दोनों की जो दूरी है बीच की वो है 0। 0 है तो यहां पे लिख देंगे, अतः C तथा D समपाती हैं, ठीक है। C तथा D क्या है, समपाती हैं। समपाती हैं तो लिखेंगे C तथा D मध्य बिंदु है। अर्थात यहां पर अंततः अपने को यह पता लग जाएगा कि यहां पर इसका जो मध्य बिंदु है या तो वो C होगा या D होगा, दोनों में से एक ही मध्य बिंदु होगा। क्यों, C तथा D है वो दोनों आपस में बराबर है, समपाती हैं। समपाती का अर्थ आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि एक ये कोई बिंदु है, दूसरा बिंदु भी इसी के ऊपर है। तो देखो एक ये बिंदु है, यही C है और यही D है, तो ये क्या हो गई, समपाती हो गई। अगर इस प्रकार का है तो मतलब यहाँ पर C और यहाँ पर D, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु या तो C या D हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अपना ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको करवा देता हूं मैं, 5वां 6वां क्वेश्चन। 5वां हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6वां करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का है, AC बराबर BD दिया है, दिया गया है AC बराबर BD, ठीक है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर सी डी। ए सी बराबर बी डी। ठीक है, दिया गया है ए सी बराबर बी डी, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। ध्यान से देखना। और एक इसमें चित्र दिया गया है, चित्र क्या है देखना। एक ये रेखाखंड है, ठीक है, इसमें तिरछा रेखाखंड बनाया गया ए बी सी डी जिसके बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए सी बराबर बी सी दिया है, देखना ए सी बराबर बी सी दिया गया है। ठीक है, अब ए सी बराबर बी सी है, ए सी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी। ए सी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी। ए सी के बराबर देखना, एक बार रिपीट करता हूं, ए सी के बराबर क्या लिख दूंगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी लिख दिया है। ठीक है, देखो अपने को दिया गया था ए सी बराबर बी सी, अपने को क्या दिया गया है, ए सी बराबर बी डी दिया गया है। ए सी बराबर क्या दिया गया है, बी डी दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखो ए सी के बराबर क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी लिख दिया है, यहां पर बी डी दिया गया है। ठीक है, बी डी दिया गया है। ए सी के स्थान पे हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी, और बी डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी डी के स्थान पे लिखूंगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये हमने लिख दिया है यार। ए सी बराबर बी डी दिया गया था, या फिर यहां पर ये लिख लेंगे कि ए सी के बराबर तो है, ए सी के बराबर तो है ए बी प्लस बी सी, और बी डी के बराबर है बी सी प्लस सी डी। ये अपने समीकरण बन गए हैं। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अपने एक और दो समीकरण बन गए हैं, लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। समीकरण एक तथा समीकरण दो से देखो लिखूंगा ए सी बराबर बी डी दिया है, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी सी प्लस सी डी सिद्ध करना है। हमें पता है बी सी से बी सी कैंसिल हो गई, क्या बच गया, ए बी बराबर सी डी, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। रिपीट करता हूं एक बार, इस प्रकार सवाल था, ए सी बराबर बी डी दिया गया था, ये हमें प्रूव करना है। ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और बी डी बराबर लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। समीकरण एक व दो बन गए हैं। समीकरण एक व दो के ये पक्ष अगर बराबर है प्रश्नानुसार, तो ये पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, बी सी से बी सी कट जाएगा, और अपना क्या बच जाएगा, ए बी बराबर सी डी बच जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 की। ठीक है, उसमें देखना क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन है, उसमें करवा देते हैं आपको। कौन कौन से दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। 5वीं अभिधारणा अगले ने पूछी है, कौन सी पूछी है, 5वीं अभिधारणा। मैं आपको बता दूं, 5वीं जो अभिधारणा है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार दो रेखाएं, ध्यान से सुनना, दो रेखा पर एक तीसरी रेखा तिरछी इस प्रकार रहती है, अर्थात दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है। जब उनके मध्य अंतः कोण बनते हैं, यदि उनके अंतः कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है तो वे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अर्थात दो रेखाएं इस प्रकार की हैं, ठीक है, दो रेखाएं इस प्रकार की हैं, उनको एक तीसरी रेखा द्वारा काटा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा इसमें, पांचवी अभिधारणा के बारे में पूछा। तो पांचवी अभिधारणा को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा द्वारा काटा जाता है तो उनके मध्य एक अंतः कोण बनते हैं। इसका नाम एक हो जाएगा, इसका दो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि कोण एक और कोण दो जो है, तो लिखेंगे कोण एक और कोण दो का मान जो है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो पांचवी अभिधारणा के अनुसार इस प्रकार के दो रेखा को अगर तीसरी रेखा द्वारा काटा जाता है तो वहां पर जो कोण बनते हैं अंतः कोण, वो क्या है, यहां पर उनका मान 180 डिग्री से कम होता है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो पांचवी अभिधारणा के अनुसार दो रेखाएं इस प्रकार होती हैं। अगर उनको आगे हम बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर भी आपस में एक दूसरे को काटेंगी। बात करते हैं, पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पांचवी अभिधारणा के अनुसार समांतर रेखाओं का अस्तित्व किस प्रकार होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 5.2 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगले ने पूछा है कि पांचवी जो अभिधारणा है, जो बच्चों मैंने आपको अभी भी बताई है, उसके अनुसार क्या समांतर रेखाएं हो सकती हैं, क्या वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी के अलावा समांतर हो सकती हैं। तो अपना आंसर रहेगा कि पांचवी जो अभिधारणा है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि दो रेखाएं इस प्रकार हो, उनको एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाए और उनके मध्य कोण एक और कोण दो बनते हैं, ठीक है। उनका मान 180 डिग्री से, उनका मान यदि कोण एक प्लस कोण दो 180 डिग्री से छोटा होता है तो ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन की जो यूक्लिड अभिधारणा है वो पांचवी हो गई। अब बात करते हैं, अगले ने ये पूछा दूसरे क्वेश्चन में, क्या ये समांतर अस्तित्व है। हाँ, तो अपना जवाब आएगा कि समांतर के लिए देखो क्या करें, यहां पर तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बात करते हैं समांतर की क्या होगी। तो समांतर के लिए अपने जो प्रमेय पांचवी अभिधारणा है उसको हम लिखेंगे कि दो समांतर रेखाएं होती हैं। कब होंगी, जब उनको एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाए और उनके मध्य बनने वाले कोण का मान, कोण एक प्लस कोण दो का मान 180 डिग्री के बराबर हो। अगर छोटा होता है तब तो आप उसको प्रतिच्छेदी रेखा बताएंगे, लेकिन अपने दूसरे क्वेश्चन में अपने ये पूछा है अगले ने कि रेखाएं समांतर का अस्तित्व बताना है। तो अपना जवाब आएगा कि रेखाएं मान लो 2L और M परस्पर समांतर कब होंगी, जब उनका मान 180 डिग्री हो जाएगा। किनका मान, अंतः कोण का मान। जब अंतः कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वे दोनों रेखाएं आपस पर समांतर होंगी, अर्थात उनके बीच का अंतर समान होगा। वे रेखा एक दूसरी रेखा को कभी आपस में नहीं काटने वाली, ठीक है। तो कोण एक और दो का मान 180 डिग्री होगा तो इसका समांतर का अस्तित्व है। इसी के साथ में अपने जो पांच की जो यूक्लिड है उनके बारे में, ज्यामिति के बारे में जो परिचय है वो कंप्लीट है। बात करते हैं हम इससे अगले वाली एक्सरसाइज की, वो बात करेंगे हम अगली बार। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं हम अगली बार। धन्यवाद।